और इस वक्त बड़ी खबर, लोकसभा स्पीकर प्रकरण का हुआ पटाक्षेप। सूत्रों के अनुसार एनडीए के बाहर के कुछ और लोग भी कर सकते हैं बिरला के नाम का समर्थन, तो यही नाम रहने वाला है, ओम बिरला ही है भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 11 बजे भरेंगे नामांकन और यही कहा भी जा रहा था, उम्मीद भी इस बात को लेकर थी, लेकिन जो स्ट्रैटेजी थी बीजेपी की उसे लेकर कोई भी इतने असमंजस में था कि कोई साफ तौर पर नाम का ऐलान नहीं कर पाया। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार, फोर्स इंडिया आपको बता रहे हैं एनडीए के बाहर के कुछ लोग भी ओम बिरला के नाम का ही समर्थन कर सकते हैं। अधिकृत प्रत्याशी ओम बिरला ही रह सकते हैं लोकसभा स्पीकर के रूप में। आज सुबह 11 बजे वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 26 जून को प्रधानमंत्री रखेंगे उनके नाम का प्रस्ताव, 26 जून को प्रधानमंत्री रखेंगे और इस प्रकार भारी बहुमत के स्पीकर बनेंगे ओम बिरला, यानी भारी बहुमत मिलेगा ओम बिरला को। एक बार फिर से बड़ी खबर, अहम जानकारी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमसे जुड़ गई है, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, विस्तार से जरा बताइएगा, क्योंकि इसी नाम पर फर्स्ट इंडिया न्यूज भी संकेत दे रहा था। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट इंडिया ने शुरुआत से ओम बिरला का नाम दिया था और ये देखिए इतिहास में शायद अगर इस तरह से देखें तो दूसरी बार, क्योंकि एक बार पहले 1.5 साल के लिए एक्सटेंशन मिल चुका है, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। लेकिन जिस तरीके से विश्वास ओम बिरला पर किया गया और उनको दोबारा बार बार हम ये बता रहे थे कि रेस में सबसे आगे हैं, नाम तो तमाम तरीके के चले, जो सीनियर 8 बार के हैं उनके नाम भी चले, लेकिन आज की सरकार की जरूरत थी एक ऐसे व्यक्ति पे जिस पे आंख बंद करके विश्वास हो, दूसरा ऐसे व्यक्ति पे जिसका काम करने का तरीका सरकार के लिए भी हो और विपक्ष के लिए भी हो। और सवाल सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि जब 272 प्लस और 272 माइनस का जो फर्क है आज की संसद में, वो उसको बैलेंस करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसको 1 मिनट की भी देरी ना हो काम को संभालने के लिए, क्योंकि एक भी गलती या एक भी किसी तरह की चूक इस समय सरकार नहीं हैंडल कर सकती। सरकार की जरूरत है कि कोई ऐसा स्पीकर होता जो विपक्ष को बेहतर तरीके से समझता, विपक्ष के तेवर को समझे, विपक्ष को संभालने के लिए पूरा सिस्टम उनका रेडी हो, वो बातचीत में प्रो हो और सबसे बड़ी बात है कि कम बोलकर डिलीवरी दी जाए। आपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखा जी, जहां पर नई संसद भवन का पूरा काम हुआ, किसी भी तरह की कोई चीज बाहर नहीं आई, बेहतर तरीके से उसकी डिलीवरी की गई। इसके अलावा पत्रकारों के साथ बैलेंस, इसके अलावा विपक्ष के साथ बैलेंस, और इसके अलावा इतने बड़े बड़े बिल पास किए गए, उसमें सरकार, देखिए स्पीकर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि सरकार जो है वो बहुत सरकार को बैलेंस भी करना है, विपक्ष को ही लगना चाहिए चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। देखिए पिछली बार कई जो विपक्ष के नेता हैं वो सस्पेंड हुए, उस पर बहुत रकस क्रिएट हुआ, उस पर स्थिति बहुत बदली हुई भी नजर आई, उस पर विपक्ष बहुत आक्रामक भी नजर आया। लेकिन अब अदिति से संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वो जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और जो सबसे अहम शब्द उनकी बातों से जो निकल कर आया वो था समर्थन, वो था विश्वास, वो था आपसी समावेश, और उसी के बलूते बावजूद ये फैसला लिया गया, उसके बलबूते पर ये फैसला लिया गया, और ये अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि विश्वास इतना जताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विश्वास जता रहे हैं, उनके अलावा तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से विश्वास जता रहे हैं। अदिति हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। अदिति, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। साथ में मेरा एक और सवाल है कि एनडीए के बाहर से भी उनको समर्थन मिल सकता है, यानी कि विश्वास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के घटक दल नहीं जता रहे हैं, वो बाहर से भी मिल रहा है। देखिए 2 बातें हैं। पहला, एनडीए के बाहर से समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल ओम बिरला की काबिलियत होगी अगर मिलता है तो, क्योंकि देखिए एनडीए के बाहर यानी कि जो विपक्ष है वो इस बार बहुत आक्रामक है, और यहाँ तक कि अगर डिप्टी स्पीकर ऑफर नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में यही होगा कि विपक्ष जो है चुनाव में उतरेगा स्पीकर की। देखिए विपक्ष बखूबी जानता है कि स्पीकर तो एनडीए का ही बनेगा, लेकिन विपक्ष ये भी जानता है कि प्रोसेस के तहत ये तरीका रहा है संसदीय कार्य प्रणाली का कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दिया जाए, जो 2014 में भी हुआ था, जबकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी फुल मैंडेट की सरकार थी, लेकिन तब भी हुआ था। ऐसी स्थिति में इस बार विपक्ष डिप्टी स्पीकर के लिए अड़ा रहेगा।
अब ऐसे में ये ओम बिरला की काबिलियत होगी कि वो बाहर के भी नंबर जोड़ पाए, पहला। दूसरी बात है, नहीं तो इस बार विपक्ष, इस बार एक और व्यक्ति है जो पूरे खेल में है, जो है राजनाथ सिंह। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ओम बिरला को लगातार फर्स्ट इंडिया ने लीड में बताया था, और ऐसी स्थिति में हुआ यही कि ओम बिरला 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे और कल प्रस्ताव रखा जाएगा। लेकिन ओम बिरला के सामने ये कांटों का ताज है। 2019 की जो संसद थी वो बेहद अलग थी, और 2024 की संसद अलग है, और यहाँ पर आंकड़ों का बहुत बड़ा फेरबदल है। लेकिन एक बार फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आलाकमान ने उन पर विश्वास करते हुए अगले 5 साल संसद की, लोकसभा की जो बागडोर है ओम बिरला के हाथों में सौंपी जाएगी। ओम बिरला अभी लगातार काम कर रहे हैं, और देखिए पिछले 5 दिनों में जिस तरीके से उन्होंने पूरा सिक्योरिटी और कामकाज को देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी यही नजर आ रहा था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये विश्वास का ही नतीजा है कि कोटा से आने वाले तीसरी बार के सांसद एक बार फिर संसद में, तो लोकसभा अदिति, राजस्थान के लिहाज से भी समझ लेते हैं, कोटा का जब जिक्र हो ही गया है, क्योंकि सोशल वर्कर के रूप में भी उन्होंने एक अलग पहचान बनाई है राजस्थान में, और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कोटा का या आसपास के जितने भी ग्रामीण के इलाके हैं उनको सिर्फ बिरला का ही नाम याद आता है। अदिति, जाहिर तौर पे, और देखिए इस बार का जो चुनाव है उसमें ओम बिरला की जीत के आंकड़े कम हो, तब तमाम तरीके के सवाल इससे उठे कि ओम बिरला ने राजस्थान के लिए गौरव की तरह थे, और कोटा के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की तरह थे कि जो लोकसभा की कुर्सी पर जाकर उनको बिठाया गया, उनकी पोटेंशियल और उनकी डिलीवरी के चलते। ऐसे में कोटा और पूरा राजस्थान अपने आप में गौरवान्वित था, और जब दूसरी बार रिपीट किया जा रहा है, और सोशल कामों को लेकर मुझे याद है कि जब कोरोना था तो ओम बिरला एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकती, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी, चाहे राजस्थान की बात हो, मुझे याद है कि अशोक गहलोत तब मुख्यमंत्री थे, और उनकी लगातार ओम बिरला से भी बात होती थी, और बात होती थी कि किस तरीके से पूरे राजस्थान में कहां पर सिलेंडर पहुंचाना है, कहां पर बेड की कमी है, और ओम बिरला ने तब ब्रिज की तरह काम किया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। और ओम बिरला ने, और आज भी पिछले 5 सालों में अगर एम्स में राजस्थान के किसी भी व्यक्ति को कोई जरूरत है, कोई इमरजेंसी है, तो वो सबसे पहले ओम बिरला के दरवाजे खटखटाते हैं, उसके बाद उनका काम हो जाता था। तो ये जो कोटी है 20 अकबर रोड, वहां पर बहुत महत्वपूर्ण, राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीआरटी जिसे कह सकते हैं जगह रही है, जहां पर उनके समाधान मिला है। हालांकि जाहिर तौर पर जब आप चुनाव में उतरते हैं तो समान तरीके की आपके पिछले 5 सालों के कामों को पूछा जाता है। जब ओम बिरला चुनाव में कोटा में उतरे थे तो बहुत सारे सवाल उठे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तमाम तरीके की स्थिति थी। इस बार मार्जिन भी कम है, लेकिन ये साफ दर्शाता है उनकी डिलीवरी की काबिलियत कि कैसे ओम बिरला पर आलाकमान ने एक बार फिर विश्वास जताया, वो भी लोकसभा जैसी कुर्सी पर, जहां पर जरूरी है कि एक सहमति, बैलेंस बनाया जा सके। बैलेंस की बात आपने की है अदिति, और जिस तरीके से लोकसभा चुनावों के रिजल्ट आए हैं, और हालांकि तीसरी बार समर्थन भी मिला एनडीए की तरफ से और प्रधानमंत्री भी बन गए नरेंद्र मोदी, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते थे। क्या ये फैक्टर भी है? एक्सपीरियंस और विश्वास, समर्थन, ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहते थे नए नाम पर और नए चेहरे पर। आपने देखा कि इस बार जैसे सरप्राइज देती है भारतीय जनता पार्टी, इस बार ऐसा सरप्राइज दिया कि कोई सरप्राइज ही नहीं था। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ, सिर्फ एक बार झाकड़ जाते जिनको रिपीट किया गया था, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि ऐसा कि स्पीकर को रिपीट किया जाए। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हुआ, लेकिन होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर हेल्थ मिनिस्टर से लेकर सब कोई रिपीट किए गए। इसकी वजह क्या थी? इस बार प्रेशर ज्यादा है। आपने देखा कल प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरी बार में 3 गुनी मेहनत से काम करेंगे, यानी कि 0 वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, वो एक भी क्षण वेस्ट नहीं करना चाहते डिलीवरी के माध्यम से। ये होता ही है कि जो कैबिनेट मंत्री हैं वो काम को टेकअप करने के लिए कुछ महीने लग जाते हैं, हैंडओवर होने में कुछ महीने लग जाते हैं, समझने में। अब आप देखिए, फर्ज कीजिए नितिन गडकरी, उनके पास, उनको पता है कि कौन से रोड का काम इतना चल रहा है, कौन से हाईवे को लेकर फाइल कहाँ जानी है, किस अधिकारी से बात करनी है, किस डिपार्टमेंट में फाइल है। ठीक वैसे ही हम गृह मंत्रालय की बात करें कि आगे का क्या मिशन है, अमित शाह बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर ये शफलिंग होती तो फिर कहीं ना कहीं शुरुआती 6 महीने केवल शफलिंग, हैंडिंग ओवर और सेटलिंग में लग जाता। और यही बात है स्पीकर को लेकर, और स्पीकर को लेकर ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों?
क्योंकि स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज, स्पीकर के मुंह से निकला हुआ शब्द, स्पीकर द्वारा लिए गए फैसला, आपने देखा कल पहले दिन ही कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की किताब लेकर राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष था। यानी आपने पहले ही दिन पूछ के पैर पालने में देख लिया कि आगे क्या होगा। वो तो ट्रेलर था, पिक्चर पूरी बाकी है। आपने देखा कि कैसे धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे तो नीट और शेम के नारे लगाए गए, इस्तीफा देने की बात की गई। आपने देखा कि पहले ही दिन गांधी प्रतिमा के पास हंगामा हुआ, पहले ही दिन प्रोटेम स्पीकर को लेकर हंगामा हुआ, जो एक विषय ही नहीं है। प्रोटेम स्पीकर के पास उतनी पावर होती है जैसे कि आप सिर्फ शपथ दिला सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष ने एक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया, एक प्रोसेस पर, संसदीय प्रोसेस पर सवाल उठाया। अब आप देखिए आगे आगे होता क्या है। तो जहां पर विपक्ष आक्रामक है, तैयार होकर आया है, वहां पर कोई नया स्पीकर होता तो कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती थी। और मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात का जिक्र करना चाहूंगी। स्पीकर का पोस्ट कितना महत्वपूर्ण है, ये भारतीय जनता पार्टी पहले अपने हाथ जला चुकी है। कब? जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी को एक वोट की जरूरत थी, विश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन चल रहा था। उस समय स्पीकर ने क्या किया? उस समय स्पीकर ने एक ऐसे व्यक्ति को वोट करने के लिए अलाउ किया जो किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मुख्यमंत्री रह चुका था, बस उसने लोकसभा की सीट से इस्तीफा नहीं दिया था, बतौर सांसद इस्तीफा नहीं दिया था, और देने वाले थे। अब ये स्पीकर के ऊपर है कि वो अलाउ करते हैं नहीं। स्पीकर ने ये फैसला लिया कि वो उनको अलाउ करेंगे, जबकि वो मुख्यमंत्री थे। इतिहास में पहली बार हुआ कि एक मुख्यमंत्री जिसने लोकसभा की सीट से इस्तीफा नहीं दिया था, उसके बावजूद उनको वोटिंग के राइट दिए गए, और केवल इस एक वोट से अटल बिहारी गिर गई थी। स्पीकर का रोल इतना महत्वपूर्ण होता है, जो हमने महाराष्ट्र में देखा, वो ऐसा महत्वपूर्ण रोल होता है पूनम, जहाँ पर जो कोर्ट है वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ऐसे में स्पीकर की भूमिका आने वाले बिल्स में, किसको मनी बिल करना है, किस बीच के रास्ते से बिल को पारित करवाना है, कैसे विपक्ष को, अगर वो बहुत ज्यादा आक्रामक है तो जाहिर तौर पे उनके पास, स्पीकर के पास पूरे राइट्स हैं कि वो उनको निष्कासित कर सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो स्पीकर पे है। तो सरकार किस तरीके से, सरकार की विजय होगी या सरकार के बीच का रास्ता निकलेगा संसद के अंदर, क्योंकि संसद में हो रही कार्यप्रणाली पूरे देश भर में जाती है, पूरी दुनिया भर में जाती है कि संसद में क्या हो रहा है, किस बात को एक्सपेंड करना है, किस बात को हटा देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है विपक्ष ऐसी चीजें बात कर लेता है, अगर वो एक्सपेंड नहीं हुआ तो वो हमेशा सरकार के लिए एक तलवार की तरह होता है। तो स्पीकर के रोल की अगर भूमिका की हम बात करें तो वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, और उसी महत्वपूर्ण रोल पर एक बार फिर ओम बिरला पर विश्वास किया गया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसी स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीकर के पद के लिए एक बार फिर ओम बिरला पर विश्वास किया, तो शायद इतिहास में नहीं हुआ कि एक बार फिर उन्हीं को रिपीट किया गया। देखिए, यंग थे, 2 बार के सांसद थे जब पिछली बार चुना, इस बार 3 बार के सांसद है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ। और सरकार को 272 माइनस की स्थिति में एक ऐसी जरूरत थी जो कि ओम बिरला है। बिल्कुल अदिति, और मैं जयती अब आपके साथ जुड़ी हूं। मेरा सवाल ये है अदिति आपसे, क्योंकि ओम बिरला का नाम बार बार सामने आ रहा था और सूत्रों के हवाले से अब जो जानकारी है कि नॉमिनेशन आज 11 बजे फाइल कर देंगे, लेकिन बड़ी खुशखबरी का जो सबब है वो ये भी हो सकता है इस खबर के पीछे कि बीजेपी के स्पीकर कैंडिडेट को चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी भी समर्थन करने की बात अब कह चुकी है। तो ये मानकर चले कि समर्थन जो है, जो बातें सामने आ रही थी कि नहीं एनडीए की इस बार सरकार है तो चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन टीडीपी का समर्थन भी ये कहता है कि हाँ, विश्वास है बीजेपी के समर्थन पर, मोदी के समर्थन पर। देखिए, जहाँ तक बात जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की थी, तो वो तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी ने पहले ही सेटल कर लिया। चंद्रबाबू नायडू की जो डिमांड है वो एक अलग तरीके से सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनकी जो डिमांड है वो बेहद अलग है, और उन डिमांड्स को जाहिर तौर पे अलायंस में होता है तो फुलफिल किया जाता है, और आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि डिमांड भी अलायंस की चंद्रबाबू नायडू की तरफ से थी कि स्पीकर उनका हो या डिप्टी स्पीकर उनका हो। जेडीयू तो पहले दिन से ही सरेंडर था, लेकिन स्थिति को देखते हुए उनको ये समझाया गया होगा कि अगर सरकार चलानी है, बड़े फैसले लेने हैं, चाहे वो आंध्रा के लिए लेने हो, बिहार के लिए लेने हो, या देश के अलग अलग राज्यों के लिए लेने हो, या देश में बड़े फैसले लेने हो, ये तभी संभव हो पाएगा जब स्पीकर स्ट्रॉन्ग होगा। और यही दलील के साथ राजनाथ सिंह हो या अमित शाह हो, उन्होंने अपने अलायंस से बात करी होगी कि अगर हमें
एक बेहतर सरकार चलानी है मिलकर, उसके लिए संसद में सरकार का बेहतर तरीके से चलना अनिवार्य है। आप किसको बोलने देना है, तमाम तरीके की चीजें। और देखिए कभी भी मैंने ये देखा था कि बहुत बार वॉकआउट हुआ विपक्ष का, बहुत बार विपक्ष नाराज भी हुआ, फिर मैं सडनली देखती थी कि ओम बिरला जो भी लोकसभा स्पीकर थे उनके चैम्बर में एक बैठक होती थी और उसके तुरंत बाद सब कुछ सामान्य हो जाता था। चीजें अप एंड डाउन हुई थी लेकिन वो सामान्य हो जाता था। मुझे याद है कि ओम बिरला के कार्यप्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है सभी सांसदों के जन्मदिन पर सुबह 8 बजे उनको फोन करना। और जाहिर तौर पर ये छोटी छोटी चीजें जो होती है या उनकी तबीयत या उनके पर्सनल टच रखना। ओम बिरला सुबह 8 बजे, चाहे फिर वो राहुल गांधी का जन्मदिन हो, चाहे फिर वो 543 में से कोई भी सांसद हो, ओम बिरला ने एक नई प्रथा की थी कि कोई सब बोलेंगे। पहले ऐसा होता था कि कई ऐसे सांसद होते थे जो 5 साल निकल जाते थे लेकिन संसद भवन में ना तो उनको बोलने का मौका मिलता था, ना वो चाहते थे कि वो बोले, और वो परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट करता है। लेकिन ओम बिरला ने आते ही पहली बार के सांसदों को बुलवाया, एक बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरा, ओम बिरला ने आते ही संसद का जो शुरुआती दौर था उसमें 100% से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, आपने हमेशा प्रोडक्टिविटी का जिक्र किया होगा, देश में सब प्रोडक्टिविटी का जिक्र करते हैं कि संसद की प्रोडक्टिविटी क्या थी, 100% से ज्यादा की प्रोडक्टिविटी। रात को 10:30-11 बजे तक संसद चलता था, काम होते थे, तो ये भी आपको देखने को मिला। और फिर ये ऐतिहासिक इसलिए नहीं है, पहले भी 1.5 साल का कार्यकाल बढ़ाया हुआ है स्पीकर का, लेकिन ये ऐतिहासिक इसलिए है कि इसी 5 साल में नई संसद भवन का लोकार्पण हुआ, नई संसद भवन बनी। ये जो शिफ्टिंग का काम होता है, 100 साल तक जो संसद भवन रही, वहां से दूसरी संसद भवन में प्रवेश होना, बड़े बिलों का अप्रूवल पास होना, ये सब कुछ में ओम बिरला की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और शायद इतिहास में उनका नाम इसलिए तो दर्ज होगा ही कि वो दूसरी बार के लोकसभा स्पीकर हुए, लेकिन इसलिए भी दर्ज होगा कि उनके रहते हुए नई संसद भवन के अंदर प्रवेश किया गया। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी आधुनिक भारत के लिए। दूसरी बड़ी बात है कि प्रोडक्टिविटी का सवाल, एक नए आधुनिक चीजों को इंट्रोड्यूस किया कि ज्यादातर मैक्सिमम स्पीकर को नए सांसद है उनको भी बोलने का मौका मिले, नए मुद्दों पर बात हो। लेकिन इस बार की चुनौतियां अलग हैं, उन चुनौतियों से निपटना ओम बिरला के लिए जाहिर तौर पर चुनौती होगा। ये कांटों का ताज है, लेकिन कांटों के ताज के लिए जब आलाकमान ने उनको चुना है तो जाहिर तौर पे कुछ देखकर चुना होगा, उनकी कार्यप्रणाली को समझते हुए चुना होगा। ओम बिरला की एक बॉडी लैंग्वेज की बहुत प्रमुख बात है, वो है हमेशा हंसते रहना। हमेशा जब वो, चाहे फिर वो गद्दी पर हो, कुर्सी पर हो, चाहे कुर्सी के बाहर जब वो टहलते हुए आते हैं जी, वो एक उनके चेहरे पर स्माइल होती है। उनसे आप कैसा भी सवाल कर लें, उनसे आप कोई बात कर लें, उनके चेहरे पर एक स्माइल होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हो या विपक्ष के किसी नेता का भाषण हो, उनके चेहरे पर स्माइल होती है। बहुत विपरीत स्थितियों में भी उनके चेहरे पर एक स्माइल देखने को मिलती है। और कई बार हम देखते हैं कि वो एक स्माइल बहुत सारी चीजों को कूल डाउन कर देती है, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर देती है। तो वही बॉडी लैंग्वेज की बात कर लें, समझ की बात कर लें और वही मेहनत की बात कर लें। यहाँ पर ये बात कहना अनिवार्य होगा कि अक्सर संसद में जब शुरुआत में जब उनको पिछली बार जिम्मेदारी दी गई थी, हालांकि पिछली बार हफ्ते भर से पहले उनको बता दिया गया था, और जो ट्रांजिशन, क्योंकि राजस्थान के लोग बेहतर तरीके से समझते हैं कि 2019 से पहले वाले ओम बिरला और आज 2024 के ओम बिरला में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने अपने आप में बड़ी तब्दीलियां और बड़े बदलाव किए हैं जी। और राजस्थान की जनता कह लें, राजस्थान के नेता, भाजपा, कांग्रेस, किसी की भी बात कर लें, वो बेहतर तरीके से समझते हैं कि ओम बिरला ने अपने आप के अंदर किस तरीके के बदलाव किए हैं, चाहे फिर वो संसद कार्यप्रणाली की किताबें पढ़कर उस काम को समझकर, चाहे फिर वो पूरी बॉडी लैंग्वेज या सबको साथ लेकर चलने को लेकर। तो ये सारे बदलावों को देखते हुए ये माना जा रहा है कि एक बार फिर, अभी 1 घंटे का समय है जब ओम बिरला अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, भारतीय संसद यानी दुनिया की सबसे बड़ी
सबसे जीवंत लोकतंत्र का सेंटर पॉइंट। जी। ये सेंटर पॉइंट और कुछ नहीं, एक कमाल का मिक्सचर है पॉलिटिक्स का और मैथमेटिक्स का। और ये पूरी मैथमेटिक्स, या यूं समझ लीजिए कि अंक गणित घूमती है एक ही मैजिकल नंबर के इर्द गिर्द, जो है 272। और इस बार जैसा मैंने कहा 272, 200 माइनस। अब ये जादुई आंकड़ा जो है, इस पर ही सीखिए थी यहाँ के अंदर का कैसे काम होगा, क्योंकि इस बार 272 माइनस है। ऐसे में इस मैजिकल नंबर की मैथमेटिक्स के इर्द गिर्द रहेगा स्ट्रेस, प्रेशर, विपक्ष का प्रेशर, और उस प्रेशर को झेलने के लिए चुना गया है। अदिति, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ जी इस समय जुड़ के। राजेंद्र जी, स्वागत है फर्स्ट इंडिया में सर आपका। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी इस समय यही दर्शक देख रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर प्रकरण अब लगभग खुल चुका है। एक बार फिर से जो सहमति है वो ओम बिरला जी के नाम पर बनी है। इसकी जानकारी है सर आपको, और क्या अपडेट इसको लेकर के देना चाहेंगे दर्शकों को हमारे? लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ओम बिरला को सदारत करने का मौका मिले, ये राजस्थान के गर्व की बात है। ये हिंदुस्तान संसदीय इतिहास के अंदर जिस प्रकार का संचालन उन्होंने पिछली लोकसभा में किया वह द्वितीय था। प्रोडक्टिविटी में लोकसभा के सर्वाधिक घंटे काम अगर हुआ है आजादी के बाद तो बिरला जी की अध्यक्षता में हुआ। निश्चित तौर पर बिरला जी का चयन हिंदुस्तान की संसदीय लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने वाले व्यक्ति का चयन है, राजस्थान का गौरव है, और हमारे मित्र का चयन हो रहा है, इसलिए हम भी गौरवान्वित हैं। बिल्कुल गौरवान्वित करने वाला विषय राजस्थान के लिहाज से तो है राजेंद्र जी, लेकिन क्योंकि अनुभवों के आधार पर काफी कुछ उन्होंने क्षेत्र के लिए भी किया, जनता के लिए भी किया, राजस्थान से भी जुड़े रहे, तो आने वाले समय में ये मानकर चले कि राजस्थान और ज्यादा विकास के पथ पर बढ़ेगा, क्योंकि सरकार भी अब आपके, केंद्र में भी अब आप, और स्पीकर भी यहीं से। जब उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दो बड़े पदों पर राजस्थान के लोग आसीन होंगे, और राजस्थान के अंदर भी एक आम व्यक्ति का मुख्यमंत्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे, तीनों का तालमेल राजस्थान के विकास को पंख लगा देगा। राजस्थान की पैरवाई करने के लिए जब इतने बड़ी शख्सियत होंगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान के माथे से पिछड़ापन का कलंक हर हालत में हट जाएगा। ये आम राजस्थानियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बन रहे हैं। अच्छा राजेंद्र जी, एक और सवाल बता दीजिए, एनडीए के बाहर के भी कुछ लोग समर्थन की बात कह रहे हैं, तो क्या मानकर चले कि जो बातें कही जा रही थी कि इतिहास के बाद में विपक्ष भी अब अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगा, वो यहाँ पर नाकाफी होगा, वो स्टैंड रखना, ओम बिरला का नाम अगर सामने आता है तो सर्वसम्मति से एक बार फिर से ये जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी? निश्चित तौर पर ये परंपरा रही है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, अध्यक्ष सबका अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होता। और ओम बिरला जी के पिछले कार्यकाल के अंदर प्रतिपक्ष को उन्होंने भरपूर मौका दिया बोलने का, अपनी बात कहने का, इसलिए मैं नहीं समझता कि प्रतिपक्ष के लोग भी कोई उम्मीदवार खड़े होंगे करेंगे। सर्वसम्मति ही ओम बिरला जी का चयन होगा। ठीक है राजेंद्र जी, शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। राजेंद्र राठौड़ को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर वो कह रहे हैं, और इस बात पर उन्होंने देखिए जिक्र करते हुए ये भी स्वीकार किया कि ओम बिरला क्योंकि अनुभवों के आधार पर बहुत ज्यादा लाभ मिला है, और सिर्फ लोकसभा स्पीकर के तौर पर ही नहीं, जब राजस्थान से वो आते हैं तो राजस्थान में जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं ओम बिरला, तो लगातार जनता के बीच पहुंचते हैं, जनसुनवाई के माध्यम से उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। लेकिन बात जब हम संसद की करते हैं और संसद की कार्यप्रणाली की करते हैं, ये बात लगभग 15 दिन पहले लगभग लोगों के सामने आने लगी थी, और सूत्रों के अनुसार ये जानकारी लोगों को भनक के तौर पर लगने लगी थी, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह ना मिलना, ओम बिरला एक बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के विश्वासप्रद भी, लेकिन जब संसदीय परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के पद को संभाला, उसके बाद जब मंत्रिमंडल में नाम नहीं था तो ये लग रहा था कि अब जिम्मेदारी कुछ और होगी, लेकिन जिम्मेदारी होगी ये तय था, जिम्मेदारी बड़ी होगी ये भी तय था। लेकिन अब फर्स्ट इंडिया पर, क्योंकि फर्स्ट इंडिया का ये संकेत लगातार दर्शक इसको लेकर देख भी रहे थे, और जानकारी भी थी कि लोकसभा स्पीकर प्रकरण अब लगभग सुलझ चुका है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम सामने रख देंगे तब ये पूरी तरह से सुलझ चुका होगा। आज सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे ओम बिरला। 24 जून से संसद का सत्र शुरू हो गया, 26 जून को अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव, लेकिन इसी बीच नॉमिनेशन फाइल की अगर बात करें तो नॉमिनेशन आज ही ओम बिरला एक बार फिर से अपना फाइल करने वाले हैं, और सूत्रों की माने तो ये बड़ी खबर सबसे ज्यादा इसलिए हो जाती है क्योंकि ओम बिरला को ही एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर बनाने की तैयारी हो रही है। एनडीए की ओर से ओम बिरला को ही लोकसभा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा। ये जानकारी इसलिए ज्यादा अब इस जानकारी को बल मिला है क्योंकि इस जानकारी पर खुलकर बात करना अभी 11 बजे से पहले
बहुत ज्यादा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर बात की जा रही है और बात करना ही ये दिखाता है, ये दर्शाता है, ये संकेत है कि ओम बिरला का अनुभव एक बार फिर से संसद में नजर आएगा। हालांकि सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि एनडीए की सरकार इस बार है और कई तरह की बातें सामने आ रही थी कि एनडीए का किस तरह से जो घटक दल है उनका समर्थन मिलता है, घटक दल क्या इस पर करते हैं। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी वो ये है कि टीडीपी ने भी ऐलान कर दिया है कि भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी और नजर अब इस बात पर है कि विपक्ष का इस पर क्या स्टैंड होता है, क्योंकि इस बार विपक्ष भी आक्रामक मोड में है। विपक्ष के स्टैंड को लेकर के जानकारी जब सामने आएगी तो रोचक ज्यादा हो जाएगा। क्या संसदीय कार्यप्रणाली और परंपरा का निर्वहन करते हुए सर्वसम्मति के साथ ओम बिरला एक बार फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभालेंगे, क्योंकि ज्यादा चांसेस उसी के नजर आ रहे हैं, बावजूद इसके कि पहले कहा जा रहा था कि विपक्ष भी लोकसभा पद के लिए एक उम्मीदवार बनाएगा। लेकिन जानकारी अब सामने आ रही, क्योंकि देखिए जिस तरह का व्यक्तित्व ओम बिरला का रहा और जब जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए उन्हें हमने कार्य करते हुए भी देखा, मीडिया के साथ भली उनका इंटरैक्टिव नेचर हो या फिर बात हो उनकी कार्यप्रणाली की, बात हो अपने क्षेत्र के दौरे की, बात हो संसद को ठीक से चलाने की, बात हो स्ट्रिक्टनेस की, जहां पर मजबूत रहना है वहां पर मजबूत, जहां पर सॉफ्ट वहां पर सॉफ्ट, जहां पर स्ट्रिक्ट वहां पर संसद की गरिमा को बनाए रखने के लिए स्ट्रिक्ट भी होते हुए ओम बिरला हमें नजर आए। तो इस बात की संभावनाएं कितनी है ये समय बताएगा कि विपक्ष का स्टैंड क्या होता है। क्या विपक्ष भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपने प्रत्याशी को उतारेगा, या फिर आजादी के बाद से जो परंपरा चली आ रही है अब तक कि सर्वसम्मति से जो लोकसभा अध्यक्ष उनका चुनाव होता है, उसके बाद ओम बिरला का एक बार फिर से नाम आना। हालांकि इस बीच नाम कई सारे सामने आए, लेकिन जब शपथ ग्रहण के समय मंत्रिमंडल में नाम नहीं आया ओम बिरला का, तब ये संभावनाएं बढ़ गई थी कि जिम्मेदारी यकीनन एक बड़ी फिर से मिलने वाली है। अगर जानकारी आपको दे तो ओम बिरला राजस्थान से आते हैं। राजस्थान की धरा में 2024 में एक बार फिर से हाल ही में कोटा बूंदी सीट से वो सांसद चुने गए हैं भारी बहुमत के साथ, और छात्र राजनीति से उन्होंने राजनीति में कदम रखी। 1978 में छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर जीत दर्ज की और उसके बाद अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। राजकीय विद्यालय गुमानपुरा में छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। ये जीवनी अब तक का अनुभव और अनुभवों का लाभ मिलेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा कोटा के जिलाध्यक्ष भी रहे, इसीलिए कोटा बूंदी की हर एक समस्या को बारीकी से समझते हैं। बीजेवाईएम राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष भी ओम बिरला रह चुके हैं। ये अब तक की उनकी जो अचीवमेंट्स है उनकी फहरिस्त है। लगातार 6 सालों तक बीजेवाईएम प्रदेशाध्यक्ष के पद पर ओम बिरला ने काम किया। ओम बिरला ही होंगे भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी। बीजेवाईएम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ओम बिरला, और जब प्रधानमंत्री उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे बात आगे और ज्यादा स्पष्ट होगी। 2003 की अगर बात करें तो पहला चुनाव और उसके बाद लगातार कोटा दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक के तौर पर उनकी जीत होती रही। ओम बिरला की और बात करें तो कांग्रेस नेता शांति धारीवाल को 2003 में उन्होंने शिकस्त दी। इसके अलावा दूसरों की बात करें तो 2008 में एक बार फिर से इस सीट पर विधायक वो चुने गए। 26 जून जिसका इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, और अगर एक बार फिर से नाम के प्रस्ताव के बाद सर्वसम्मति से इस परंपरा को, संसदीय कार्यप्रणाली की परंपरा को दोहराया जाता है कि फिर से आजादी के बाद की परंपरा का निर्वहन किया है, तो एक स्वच्छ संसद कार्यप्रणाली को भी दर्शाएगा, क्योंकि अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। विपक्ष का क्या रवैया इस पर रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। सुबह 11 बजे का इंतजार हम सभी को करना होगा, जब ओम बिरला अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाएंगे, और उसके बाद क्या कुछ कहते हैं, क्या मीडिया से बात करते हैं, इस पर भी निगाहें होंगी। भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ को अभी आप सुन रहे थे मुझसे बात करते हुए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका सरल व्यक्तित्व उनकी पूंजी है और ये कहीं ना कहीं उनके एसेट भी है। उनके अनुभवों के आधार पर आगे बढ़कर देश और राजस्थान प्रगति के पथ पर बढ़ेगा, क्योंकि ओम बिरला यहां किसी के साथ मतभेद या फिर किसी राजनीति में उलझकर नहीं, बल्कि ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ संसद की गरिमा का निर्वहन करते हैं, और संसद को ठीक चलाने के लिए जब उन्हें सॉफ्ट होना होता है तब वो सॉफ्ट होते हैं, जब स्ट्रिक्ट होना होता है गरिमा को मेंटेन करने के लिए वो उसे मेंटेन करते हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुट गए। योगेश जी, एक बार फिर से ओम बिरला के नाम पर ही ज्यादा जो ध्यान दिया जा रहा था सूत्रों के हवाले से, वो खबर और ज्यादा पुख्ता हो चली। ओम बिरला ही होंगे
लोकसभा पद के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से योगेश जी। देखिए, बड़ी खबर है ये और देश की राजनीति की बड़ी खबर है, क्योंकि ओम बिरला जिन्होंने बीते 5 साल लोकसभा अध्यक्ष के तौर में एक गौरव का पद पर वो बैठे रहे। जहाँ सवाल खड़ा हो रहा था कि ये सरकार एनडीए की है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और यहाँ पर जो घटक दल थे उनकी राय अलग अलग, लेकिन यहाँ खास बात ये थी कि ओम बिरला जिनके खुद का अपना इंडिपेंडेंट नेटवर्क प्रत्येक विधायक के साथ रहा, प्रत्येक सांसद के साथ रहा, अलग अलग दलों के साथ रहा, अलग अलग समूहों के साथ रहा, तो मुझे लगता है कि वो एक बड़ी उपलब्धि की तरह रहा उनकी व्यक्तिगत तौर पर। नए संसद भवन का निर्माण उनकी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया। और अब जब विपक्ष बहुत मजबूत है, संख्या बल में विपक्ष अपनी ताकत कल पहले दिन ही उन्होंने जताई, कई मुद्दों को लेकर घेरा, तो ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए बेहद आवश्यक है ऐसा स्पीकर होना, आसन पर ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ होना जो खास तौर से संकट काल के अंदर, अप्रिय हालातों के अंदर संसद को बखूबी चला सके। और क्योंकि आपको ध्यान ये कि बहुत कुछ, हालांकि स्पीकर का पद किसी पार्टी का नहीं होता, वो तटस्थ होता है, निर्गुट होता है, लेकिन जैसे यहाँ अगर हम राजनीतिक तौर पर देखें तो सत्ता पक्ष और विचारधारा से जुड़ा हुआ भी उनका व्यक्तित्व होता है। तो ऐसे में ओम बिरला, जिनका आपने देखा अभी कोटा बूंदी से वो सांसद बने, बहुत कठिन चुनाव उन्होंने जीता और उससे पहले भी वो सांसद रहे। राजस्थान की राजनीति में वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे, विधायक रहे कोटा से, उसके बाद और उससे पहले संघ परिवार हो या बीजेपी हो, हम लोगों को पता होगा कि युवा मोर्चा के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे थे। और जब वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे उस जमाने से वो चमके थे, जब राजीव प्रताप रूडी जी के युवा नेता उस जमाने के हुआ करते थे, जो युवा मोर्चा की राजनीति से निकलकर, विद्यार्थी परिषद की राजनीति से निकलकर, छात्र संघ की राजनीति से निकलकर, ओम बिरला का भी छात्र संघ की राजनीति का इतिहास है। और उसके बाद वो आगे बढ़े, APP के बाद युवा मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी और संगठन निष्ठ है। आपको ध्यान ये कि अमित शाह के बेहद नजदीक, ये बात तो फर्स्ट इंडिया कह रहा था शुरू से। आपको ध्यान ही होगा जैसे कि कुछ दिनों पहले ही ओम बिरला के घर पर भी एक बैठक का आयोजन किया गया था नई सरकार बनने के दौरान। मुझे ये लगता है कि औपचारिक तौर पर जल्द ही निर्णय हो जाएगा और ओम बिरला फिर लगातार स्पीकर होंगे। ऐसा कम होता है कि लगातार कोई लोकसभा का अध्यक्ष रिपीट हो, इस तरह की बहुत कम संभावनाएं होती है। और खास तौर से ऐसे वक्त पर जब सरकार किसी एक दल के बहुमत की नहीं हो और घटक दल मिलकर सरकार का निर्माण कर रहे हो, एनडीए के तमाम घटक दल, उनकी सहमति बहुत आवश्यक है। बीच में ये बात चली थी कि दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति सामने आ सकता है, कोई महिला नेत्री को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तमाम जो हालात है वो ऐसे हालात नहीं है कि बीजेपी खुद कोई बड़ी रिस्क लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर ले। ऐसे में अनुभवी जिन्होंने संसद को चलाया हो और जो ना केवल एनडीए के घटक दल बल्कि एनडीए से बाहर यूपीए के भी या जो तटस्थ दल है, ना यूपीए में गिने जाते हैं ना एनडीए में गिने जाते हैं, ऐसे कई निर्दलीय सांसद हैं जो दोनों से ही अलग हैं, उनका भी उनको हिडन तौर पर ओम बिरला को समर्थन है। अब यहाँ पर ये जरूर है कि चुनाव देखने को मिलेगा लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर। मुझे तो लगता है कि विपक्ष भी कोई रणनीति बना रहा होगा, अगर ओम बिरला आते हैं तो विपक्ष किस तरह की रणनीति के सामने आए, क्योंकि विपक्ष का ये कहना था कि सर्वानुमति के बाद, सर्वसम्मति के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, स्पीकर के पद पर सर्वसम्मति बननी चाहिए। और यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के भी पद की बात को लेकर विवाद खड़ा हो चुका है। तो ऐसे में ये बड़ी बात है। मुझे जो लगता है कि बेहद देश की राजनीति में अभी जो स्पीकर को पद को लेकर जो सियासत देखने को मिली है, ये सालों बाद है। यूपी के दौर में भी हमने नहीं देखी। उससे पहले जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार हुआ करती थी, जब वीपी सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर, फिर देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, उस दौरान जब उनकी सरकार हुआ करती थी, तब जरूर हमने स्पीकर के पद पर
ऐसे ऐसे चेहरों को देखा जिनको लेकर कहा जा सकता है कि वो अपने आप में पूरी तरह राजनीतिक तौर पर एक बढ़त लेने की कोशिश उस समय सत्ताधारी दल की रही। तो यहाँ पर भी सत्ताधारी दल जो है उनके फ्रेम में ओम बिरला फिट बैठते हैं, उनकी रणनीति के मुताबिक वो मुफीद रहते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ओम बिरला के नाम पर जिस तरह सहमति की बात सामने आ रही है तो वो बहुत ही सटीक बैठती है। लेकिन योगेश जी ये बताइए, क्योंकि विपक्ष के रवैये को हम समझने की कोशिश करें इस खबर पर, क्योंकि इस बार मजबूती के साथ में वो सदन में दिखेगा भी और पहले ही ये चीज स्पष्ट हो गई है कि इस बार के तेवर कुछ अलग होंगे। लेकिन क्या समझौते की स्थिति में विपक्ष अभी नजर आ रहा है? क्योंकि एक बात ये भी सामने आई थी, एक शर्त भी रखी कि भले ही आप स्पीकर पद ले लीजिए लेकिन डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष से होगा। क्या ऐसी स्थिति में तालमेल बिठाने की कोशिश समझौते के माध्यम से की जाएगी, या फिर ये एक कोशिश रहेगी कि नहीं एनडीए की सरकार है तो अभी कोशिश है कि जो चेहरे हैं वो यहीं से हो? ये बात सही है जैसे पिछले 2 दिनों में आप मान लीजिए 24 घंटों के अंदर ओम बिरला तो अपने काम में जुटे ही थे, लेकिन वो पर्दे के पीछे रहे, पर्दे के आगे। अगर फ्लोर मैनेजमेंट की बात करें, घटक दल के बीच में सहमति बनाने की बात करें जी, तो अर्जुन मेघवाल जो संसदीय कार्य मंत्रालय देख रहे हैं, राजस्थान से जुड़े हैं, प्रहलाद जोशी जो पहले संसदीय कार्य मंत्री थे, और इसके साथ ही बीजेपी के अगर थिंक टैंक की बात करें तो जो देश की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो इस काम में जुटे थे कि किस तरह से ओम बिरला के नाम पर सर्वसम्मति बन सकती है जी, इस तरह के प्रयास होने चाहिए। और किस तरह अगर सहमति नहीं बनती है तो संख्या बल क्या होगा अगर चुनाव होता है, और उस दृष्टिकोण से किस तरह बीजेपी माइंडेड आदमी पूरी तरह लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंच जाए। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर पाइपलाइन में बहुत सारी चीजें पिछले 24 घंटे में बहुत तेजी के साथ चली। चाहे प्रधानमंत्री की रणनीति या अमित शाह की जो रणनीति के मुताबिक बात हो, क्योंकि सदन के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी है, तो उनकी कोई कोशिश रहेगी सदन में सर्वसम्मति के साथ आगे बात बढ़े। लेकिन मुझे लगता नहीं ओम बिरला पर विपक्ष एक राय हो पाएगा सत्ताधारी दल के साथ। तो ऐसे में परिस्थितियां जो होंगी वो हंगामेदार होंगी हाउस की। लेकिन ये जरूर है कि ये गरिमामय पद, अगर सत्ताधारी दल एनडीए के घटक दल सहमत है ओम बिरला के नाम पर, तो ओम बिरला को स्पीकर के पद पर पहुंचना रोकना आसान नहीं होगा। वो आराम से स्पीकर के पद तक पहुंचेंगे और हमें फिर से लोकसभा जो कि निचला सदन कहा जाता है संसद का, उस निचले सदन को चलाते दिखेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण पद इस मायने में भी है कि आने वाले समय में जिस तरह विपक्ष आपने कहा भी बहुत मजबूत है, लेकिन मैं और परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी अपने विजन के अनुरूप कुछ ऐसे बिल सदन के फ्लोर पर लेकर आएंगे जी, जिनको लेकर कहा जा सकता है कि बहुत ही ज्यादा विरोध विपक्ष देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में स्पीकर के पद पर वो व्यक्ति होना आवश्यक है जो वैचारिक तौर पर भी इन बिलों के साथ न्याय कर सके। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ओम बिरला जिनको लेकर जब वो पहली बार स्पीकर बने थे तब भी उनके नाम पर, उनके कार्यक्षमता पर, योग्यता पर संदेह किया गया था। लेकिन ओम बिरला ने बखूबी तौर पर अपनी क्षमताओं को निचले सदन में दिखाया, लोकसभा के अंदर दिखाया, और बहुत मजबूती के साथ उन्होंने सदन को चलाने का काम किया। और मुझे लगता है कि स्पीकर के जो अब तक का इतिहास है उसमें शायद सबसे चर्चित स्पीकर के तौर पर भी ओम बिरला का नाम शुमार होगा, देखा जाएगा। ये संगमा बहुत चर्चित स्पीकर रहे थे अपने जमाने के, सोमनाथ चटर्जी बहुत चर्चित स्पीकर रहे थे, इनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने स्पीकर के पद का गौरव बढ़ाया। ओम बिरला भी अपने आप में चर्चित स्पीकर के व्यक्तित्व के तौर पर जाने जाएंगे। बहरहाल जयदीप, ये पूरी राजनीति एनडीए के अंदर की राजनीति है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, रामविलास पासवान की पार्टी, उनके बेटे चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, और टीडीपी, ये महत्वपूर्ण जो घटक है एनडीए के, इनकी सहमति
बनती हुई नजर आई है ओम बिरला के नाम पर। जो विरोध था, विरोध इस बात का था कि ओम बिरला के समय जब वो स्पीकर हुआ करते थे तब कई संसद सदस्यों की सदस्यता रद्द की गई थी। राहुल गांधी भी उनमें बड़ा नाम थे। उस पर आपत्ति जेडीयू को रही, उस पर आपत्ति एनडीए के में शामिल रहे कुछ घटक दलों को रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के थिंक टैंक ने सर्वसम्मति बना ली है और अब ज्यादा इस बारे में कोई और किसी नाम पर मुझे लगता नहीं एक्सरसाइज होनी बाकी है। ओम बिरला एक सर्वसम्मत नाम होंगे तो फिर से, और हमारे लिए राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि राजस्थान का कोई नेता, कोई सांसद, जनप्रतिनिधि फिर से कुछ पोजीशन में जाएगा जो प्रोटोकॉल में माना जाता है कि चौथे स्थान पर ये प्रोटोकॉल की दृष्टि से ये पद आता है देश के अंदर, और बखूबी तौर पर इस पद पर बैठने का दायित्व अगर निभाया जाता है तो हमारे। अब योगेश जी आपको रोकना चाहूंगी, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खराजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। झाबर सिंह जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। सर ओम बिरला जी के नाम पर अब जानकारी आ रही है कि लोकसभा स्पीकर एक बार फिर से बनाए जाएंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? पिछली लोकसभा के कालखंड में माननीय ओम जी बिरला ने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष रहते हुए जी अपने कार्य व्यवहार से जिस प्रकार लोकसभा का संचालन किया और उन्होंने सर्वाधिक कार्य पिछली लोकसभा में करवाया जी, उसे देखते हुए वर्तमान परिस्थितियों में ओम बिरला जी का लोकसभा अध्यक्ष पर भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों द्वारा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चयन किया जाना एक बहुत अच्छा निर्णय है। और मैं ये चाहूंगा कि माननीय बिरला जी लोकसभा का सफल संचालन इस लोकसभा में भी करें और लोकसभा देश के आम आदमी की भावनाओं का प्रतिबिंब बनकर अपने कार्य प्रणाली में सुधार करते हुए तेजी से आगे बढ़े। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं झाबर सिंह जी। और राजस्थान के लिहाज से उनका नाम एक बार फिर से सामने आना, किस दिशा में सोचते हैं राजस्थान के लिए और ज्यादा अवसरों के द्वार खुलेंगे और ज्यादा मान बढ़ेगा राजस्थान का? राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि हमारे राजस्थान के एक सपूत जिन्होंने पिछले 5 साल लोकसभा अध्यक्ष का सफलतापूर्ण कार्यकाल पूर्ण किया, एक बार फिर उन्हें लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ये सभी राजस्थानी के लिए गौरव का विषय है। झाबर सिंह जी, 17वीं लोकसभा में कई बड़ी जो कानून थे वो उन्होंने पास करवाए और एक सफल संचालन किया, तो अब 18वीं लोकसभा से भी यही उम्मीद है कि जो बड़े कानून भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार आने वाले हैं, सफल संचालन ओम बिरला के माध्यम से ही होकर गुजरेगा। बिल्कुल, पिछले 5 साल का अनुभव ने उन्हें और निखारा है और इस लोकसभा के कालखंड में वो और बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों को अंजाम। बिल्कुल, शुभकामनाएं हमारी इसी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया झाबर सिंह खराजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए और अपनी बातचीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, सुबह 11 बजे की जानकारी जब नामांकन पेश करेंगे और तस्वीर अब से कुछ देर पहले सामने आ गई। ओम बिरला अंदर दाखिल होते हुए हालांकि सवालों के जवाब अभी दिए नहीं, लेकिन वो चित परिचित मुस्कान जो उनके चेहरे पर हमेशा नजर आती है आज भी वो नजर आई। लेकिन आज इस मुस्कान के कई मायने निकाले जा रहे हैं आज इसीलिए भी क्योंकि आज नॉमिनेशन एक बार फिर से, योगेश जी जिस तरह से जानकारी अभी दे रहे थे कि चौथा बड़ा पद है प्रोटोकॉल के हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष पद, एक बार फिर से राजस्थान के सपूत ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की पसंद है। एनडीए के सबसे पहले जहन में जब नाम आया तो ओम बिरला का, इसीलिए क्योंकि ये बात साफ थी 15 दिन पहले शपथ ग्रहण में जब मंत्रिमंडल में ओम बिरला का नाम नहीं था तो ये कयास तभी से लगने लगे थे कि जिम्मेदारी एक बार फिर से एक बड़ी ही दी जाएगी और उसको लेकर के बहुत ज्यादा सोच विचार करना भी नहीं पड़ा। रही बात विपक्ष के रवैये की, विपक्ष की प्रतिक्रिया की, वो देखने वाली बात होगी कि विपक्ष क्या आजादी के बाद से चली आ रही सर्वसम्मति से चुनाव की प्रक्रिया को यहां पर चुनौती देता है या फिर इसे सहर्ष स्वीकार करता है।